हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलर सेल की बनावट व कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोलर सेल, व्हाट आर इट्स यूजेस। ठीक है, सोलर सेल से व्याख्या कीजिए। सोलर सेल्स के बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सोलर सेल का सारे कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर सोलर सेल वह युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इतनी जानकारी तो आपको पता ही होगी। हमको सोलर सेल ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम सौर ऊर्जा को सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये रहा हमारा एक सोलर सेल का डायग्राम। ये इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर से आ रही है सूर्य की प्रकाश आपतित किरण, और यहाँ पर एक कांच की प्लेट लगी हुई है, और ये बीच में एक पीस पी, और यहाँ पर सी एन डायोड नहीं है, ये सिंपली तौर पर पी होल होता है जो हमारे धन होता है, और हमारा एन होता है माइनस। ये डायोड की तरह कार्य नहीं करता, ये बैटरी की तरह कार्य करता है। तो इसे डायोड से आप समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि डायोड समझेंगे तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है इसमें। ये सिंपली तौर पर बैटरी की तरह आप इसे सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बाहरिंग स्पर्शक होता है, एक धात्विक स्पर्शक होती है, सिंपली तौर पर एक संधि होती है, यहाँ पर होती है बीचों बीच संधि, मतलब एक तरफ पी मिल रहा है और एक तरफ एन मिल रहा है, यहाँ पर कांच होती है। अब हम इसी बनावट को हम डिटेल के साथ लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर बनावट में और कार्यविधि, तो पीएन संधि सेल के अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं ऊपरी सतह को चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ये होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये ऊपरी परत। मतलब ये देख रहे होंगे आप, ये जो होता है ये हमारा, ये ऊपर से अगर देखने पर ये हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये ऊपरी परत है, पी प्रकार का परत होगा, और यहाँ पर एक बाहरिंग स्पर्शक है जो हमने इसमें भी लिखा है बाहरिंग स्पर्शक, और ये पी प्रकार का परत। हम जब सोलर सेल को, इस सेल को हम देखेंगे ऊपर की ओर से। ठीक है, तो अब उसके पश्चात जैसे ही हम सेल की सतह का क्षेत्रफल को यथासंभव अधिकतम रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक ऊर्जा मिलने सके। ठीक है, जिससे इस पर पड़ने वाले सौर विकिरण की मात्रा अधिक रहे, मतलब जो उसमें रेडिएशन फोटॉन्स आते हैं, जो हमारे प्रकाश की किरण से फोटॉन्स आते हैं, तो उन फोटॉन्स की मात्रा अधिक से अधिक रहे। फोटॉन्स आते हैं मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रकाश दो टाइप से काम करता है, एक तरंग की तरह और एक कण की तरह, वही है कण फोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मात्रा अधिक रहे, धात्विक बाहरिंग स्पर्शक एवं पी क्षेत्र की मोटाई इस तरह रखी जाती है कि सेल की आपतित अधिकांश फोटोन संधि क्षेत्र तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि इसमें हम यहाँ पर पी, ये कांच की सतह, और ये हमारा पी क्षेत्र की जो हमारी इसका जो हमारा होता है मतलब मोटाई, इतनी मतलब रखते हैं कि आसानी से जो प्रकाश ऊपर से आ रही है वो हमारे संधि क्षेत्र तक पहुंच जाए। ठीक है, संधि क्षेत्र तक यहाँ पर पहुंच जाती है। तो जब प्रकाशिक ऊर्जा से युक्त फोटोन सेल की सतह पर आपतित होकर के संधि क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वे यहाँ संघट्ट के द्वारा अपनी ऊर्जा परमाणुओं के संयोजित इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर संधि क्षेत्र में पहुंचते हैं, इस संधि क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर होते हैं एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अधिकतम मात्रा में होते हैं, और कुछ होल होते हैं, मतलब कम मात्रा में होल होते हैं, और पी क्षेत्र में भी अधिकतम मात्रा में होल्स होते हैं, और कम कम मात्रा में होते हैं कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह संघट्ट होता है, मतलब आपस में टकराते हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स। तो जो होता है फोटोन, वो अपनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है, तो यह अपनी ऊर्जा परमाणुओं के संयोजित इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देते हैं। इससे संयोजित इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से बाहर निकल करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करने लगता है। अब यहाँ पर हमारे होते हैं, यहाँ पर एन क्षेत्र में और पी क्षेत्र के यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में संघट्ट मतलब टक्कर होता है फोटॉन्स के साथ, और फोटॉन्स के साथ टक्कर होने के पश्चात जो फोटॉन होते हैं वो अपनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा प्रदान करने से अपनी कक्षा से ये बाहर निकल करके मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति यह व्यवहार करने लगते हैं, और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का होल युग्म निर्मित हो जाता है। आप जानते होंगे, क्योंकि हमारा जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूमने लगते हैं, तो यहाँ पर होल युग्म प्रदान हो जाता है, होल युग्म बन जाता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने की घटना
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने की घटना संधि के दोनों ओर होती है, p एवं n के क्षेत्रों में होती है। यहाँ पर p क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर पी क्षेत्र में भी हमारा घटना होगी और एन क्षेत्र में भी होगी, जिससे क्या होगा कि पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे। पी क्षेत्र में होल्स अधिकतर होते हैं पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्पसंख्यक लिखा गया है कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं उत्तेजित हो जाएंगे, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में टूट जाएंगे। उसी प्रकार से एन क्षेत्र में भी होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब होल्स, तो वो होल्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में टूट जाएंगे। अब अतः ये आसानी से संधि क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो संधि क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। इसी तरह एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्षेत्र में संधि पश्च धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी संधि की ओर गति करने लगते हैं और पी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी संधि की क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एन और पी एन संधि में पश्च धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे आप डायोड के रूप में नहीं देखिएगा, इसे आप सिंपली फॉर पर बैटरी के रूप में देखिएगा, जिसमें बैटरी में क्या होता है कि माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और धन सिरे की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होने वाला है, ठीक है। अब इसमें अनभिन्नत अवस्था में यह क्या होते हैं कि ये धारा को लघु परिपथ धारा में ISC कहते हैं। अनभिन्नत अवस्था मतलब यह उत्तेजित अवस्था हो जाती है, तो उत्तेजित अवस्था में प्रवाहित होने वाली इस धारा को हम लघु परिपथ धारा कहते हैं। अनभिन्नत अवस्था, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। अब उसके पश्चात यदि परिपथ खुला हो, ID इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब परिपथ में कोई भी हमारा लोड ना जुड़ा हो, मतलब कोई भी बल्ब जैसे कुछ भी चीजें ना जुड़ी हों, तो इस घटना से संधि में विभवांतर या वोल्टेज VOC उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली तौर पर जैसे ही हमारा कोई भी धारा नहीं रहेगी तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार संधि वोल्टेज की बैटरी की भांति कार्य करने लगता है और प्रकाश की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अब चित्र में सोलर सेल के अभिलक्षण प्रदर्शित हैं। तो यहाँ बस हमारे पास आ जाते हैं सोलर सेल के कुछ अभिलक्षण, जिससे हम इसके माध्यम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रकाश की तीव्रता अगर शून्य होगी तो इसमें जो है हमारा कोई प्रकाश नहीं आएगा, ठीक है। जब प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी, अगर प्रकाश की तीव्रता अगर FC1 हो जाएगी तो इसमें जो धारा है उसका मान भी ISC1 हो जाएगा और वोल्टेज का मान भी VOC1 हो जाएगा। इस चित्र को भी आपको बनाना पड़ेगा, पेपर में इसको जरूरत पड़ेगी क्योंकि नंबर तो आपको मिलना ही है, ठीक ना। फिर प्रकाश की तीव्रता में FC2 अगर उस प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगा हमारा धारा और वोल्टेज दोनों, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर जैसे ही प्रकाश की तीव्रता के लघुगणक फलन होते हैं, मतलब लॉगरिथम के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर सोलर सेल का निर्माण में मुख्यतः सेलेनियम और सिलिकॉन का उपयोग हम करते हैं। सोलर सेल का जो हम निर्माण करते हैं तो सेलेनियम और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सेल की क्षमता का मूल्यांकन सेल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा PO विद्युत एवं सेल को प्रदत्त प्रकाश ऊर्जा PI प्रकाश की अनुपात से किया जाता है, ठीक है। अब इसे सूत्र के माध्यम समझ सकते हैं कि जब हमें सेल की दक्षता क्षमता निकालनी होती है तो हम इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं और उसमें निर्गत विद्युत ऊर्जा बटे आपतित प्रकाश की ऊर्जा गुणित 100, मतलब हम इसे परसेंटेज के रूप में निकालते हैं। तो इसमें हम जो भी आउटपुट हो रहा है और जो इनपुट हो रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%, तो ये हमारा दक्षता इसके रूप में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। इसके उपयोग को आपको समझना होगा क्योंकि उपयोग भले हम जानते होते हैं परंतु कभी कभार भूल जाता है। अब यहाँ पर इसका उपयोग हम सोलर सेल का निर्माण 20वीं सदी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई थी। सोलर सेल जो हमने सोलर पावर जो बनाया था उसका उपयोग 20वीं मतलब उसका जो खोज हुआ था वो 20वीं सदी में बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
सोलर सेल का उपयोग दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। जहां पर हम तार के माध्यम से विद्युत नहीं पहुंचा सकते, उसे हम डायरेक्टली सोलर सेल से प्राप्त कर सकते हैं। इससे सड़कों से एवं घरों में रोशनी उत्पन्न की जाती है। विद्युत उत्पादन के आधारित पर समस्त उपकरण जैसे ऊष्मक हीटर, कैलकुलेटर, टीवी आदि के स्वचालित वाहनों में इसका उपयोग सहायता से किया जा सकता है। सोलर सेल की सहायता से कृत्रिम उपग्रह में आंतरिक यान, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, उनके लिए भी हम लंबे समय तक इसमें विद्युत ऊर्जा पर उपलब्ध कराते हैं। तो ये हुआ हमारा सोलर सेल का डेरिवेशन। अगर नहीं समझ में आया होगा, वैसे थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा मुझे लग रहा है, तो मैं इसके वीडियो को और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।